हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैसेज वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको आप जानते हैं कि मैं आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम यहाँ पर दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अराउंड 8 वीडियो लेक्चर्स अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। मेथड नंबर 1 वन नॉन सोल्यूशन मेथड, और मेथड नंबर 2 यानी रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। आज हम बात करेंगे मेथड नंबर 3, जिसका नाम है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज बेसिकली आज का क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को परफॉर्म किया जाता है और क्या उसका डेरिवेशन है और किस प्रकार से उसका वर्किंग रूल अप्लाई किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूं, तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हुए मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 पे, तो आप लेक्चर के आई बटन पर जाइएगा, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो d2y/dx² प्लस p ऑफ x dy/dx प्लस q ऑफ x y इक्वल टू r ऑफ x होती है, जहां पर p q r जो होते हैं x के फंक्शन होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होती है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम तब अप्लाई करते हैं जब p और q जो होते हैं हमारे होमोजेनियस फॉर्म में नहीं होते हैं, और इनके लिए सॉल्व करने के लिए कोई जनरल मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिकली यहाँ पर मेथड हम डिस्कस करते हैं, जिनको कि हमारे पास चार मेथड बेसिकली यहाँ पर है। नंबर 1 वन नॉन सॉल्यूशन मेथड, जिसको हम वन इंटीग्रल मेथड के नाम से भी जानते हैं, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड थर्ड चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें अभी तक हम लेक्चर नंबर मतलब मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 हम बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं। हमने इसके आपको डेरिवेशन भी सॉल्व कराई थी और साथ में इसके क्वेश्चन भी बेस सॉल्व कराए थे। आज बेसिकली हम सॉल्व करेंगे चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो देखिए, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस प्रकार से काम करता है और किन कंडीशन में इसका यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग से काम करता है। जैसे कि हमने देखा था कि मेथड ऑफ वन नॉन सॉल्यूशन मेथड और रिमूवल ऑफ डेरिवेटिव जो होते हैं एक दूसरे के एक्सटेंशन फॉर्म हमारे पास हैं, लेकिन चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अब इसका लॉजिक क्या वो समझ लें कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी d2y/dx² p dy/dx³ इक्वल टू r। आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास जो x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस x को हम यहाँ रिप्लेस करना चाहते हैं z के अंदर। अब जब x को z के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम बोलते हैं कि इफ द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फेल। अब देखिए, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड फेल कब होगा? जब q की वैल्यू कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन x² नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें हम मान चुके, हमने बोला है कि हम x को z में रिप्लेस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि z मेरे पास एक फंक्शन है x का, यानी कि अब हमारे पास क्या हुआ कि z जो है x का फंक्शन है। तो एज पर द चेन रूल हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल dy/dz और dz/dx। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर dy/dx की वैल्यू चाहिए और साथ में d2y/dx² की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने dy/dx लिख दिया, dy/dz और dz/dx। अब हम क्या करेंगे? d2y/dx² निकालेंगे। तो d2y/dx² हम लिख सकते हैं d/dx dy/dx। अब इस dy/dx की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे हम रखेंगे तो क्या मिलेगा? d/dx dy/dz और dz/dx। अब हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगा देते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकेंड फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो dy/dz और dz/dx को अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा? d/dx dz/dx और dz/dx और d/dx और dy/dz। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर dz/dx को जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा वो आएगा d2z/dx² इंटू dx/dz। इसी प्रकार अगर मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आएगा d2y/dx d2y/dz² इंटू dx/dz। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? dy/dz d2z/dx² आ गया। ये दोनों टर्म हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर क्या होगी? इनका बन जाएगा ये स्क्वायर। अब जो भी हमने d2y/dx² और dy/dx की जो वैल्यू निकाली है और y की जो वैल्यू की है, इन सबको हम इक्वेशन नंबर वैल्यू में रखेंगे हमारे पास 1 के अंदर। जैसे हम 1 के अंदर रखेंगे
तो मेरी इक्वेशन क्या थी, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में थी। तो जो कि मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिए, डी वाई बाई डी जेड डी टू जेड अपॉन डी स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर पी डी वाई बाई डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हम यहाँ पर मेथड सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी मैथ्स के वीडियो लेक्चर को कभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब वीडियो को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो आपको समझने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि हम वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ईयरफोन लगा के हम वीडियो को सुने, जिससे कि आपको बेहतर वॉइस क्वालिटी और आपको देखने में आसानी हो, साथ में आप अच्छी तरीके से उस चीज को समझ सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम यहाँ करते हैं कि डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर को अलग कर देते हैं। तो डी जेड अपॉन डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर और जो भी मेरे पास डी वाई बाई डी जेड उसको मैं अलग करता हूँ। डी वाई बाई डी जेड कौन कौन दे रहा है, एक तो ये टर्म मिल रही है हमें, और एक साथ में हमारे पास क्या मिल रही है, एक डी जेड बाई डी एक्स हमें मिल रहा है। तो हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हमें पूरे वेरिएबल को, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इस डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पूरे के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर डी टू जेड अपॉन डी स्क्वायर पी डी जेड अपॉन डी एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड एंड क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ द P1। इस पूरे को यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है P1, इस पूरे को हमने नाम दिया हुआ है Q1 और इस पूरे को मैंने नाम दिया हुआ है R1। क्या नाम दिया हुआ है, R1। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जो डिपेंडेंट वेरिएबल जेड की फॉर्म में जो होगी हमारे पास, कुछ हमारे पास P1 Q1 और Z1 हो गए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगी, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर पी वन जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू ऑफ जेड वाई इक्वल टू R1 ऑफ जेड। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पी क्यू वन हमारे पास कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली हमें R1 के बारे में ध्यान रखना है कि ये हमें तो जेड की फॉर्म में ही लिखा होना चाहिए, अगर हमारा वो कांस्टेंट नहीं। अब सवाल उठता है कि अब हम यहाँ पर जो हमारा क्यू होगा वो कैसे लेंगे। देखिए, हमने जब इक्वेशन में डिवाइड किया था, अगर आपको याद होगा कि हमने इक्वेशन डिवाइड किया था डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या करा था हमने, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यही मेरे पास सब्स्टिट्यूशन था। हमने क्या करा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने क्यू ले लिया। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यू का नेचर क्या है। तो क्यू जो हमारे पास जो है वो हमारे पास इस प्रकार से लेना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि नॉन नेगेटिव हो और इसमें कोई भी रेडिकल फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर ये तीन रूल हमारे पास अगर फॉलो होते हैं तो ऐसी कंडीशन हम जेड निकाल पाएंगे। अगर हम ऐसी कंडीशन अगर हम जेड नहीं निकाल पाएंगे, यदि हमारे पास क्यू जो है नेगेटिव होगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू है, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू रूट क्यू हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो अगर मेरा क्यू जो है नेगेटिव होता और अगर मैं उस पर रूट चढ़ा देता, तो ये मेरे पास क्यू जो होता वो कन्वर्ट हो जाता कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। काय में कन्वर्ट हो जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और ऐसी कंडीशन में हमारा पूरा सोल्यूशन जो होता कन्वर्ट हो जाता इमेजनरी फॉर्म में, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू मेरे पास कितना मिल जाएगा, तो z इक्वल टू मेरे पास मिल जाएगा अंडर रूट क्यू डी एक्स। ये एक्चुअली मेरे पास वो वैल्यू है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब आपको यहाँ पर इस वैल्यू का ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका वर्किंग रूल किस प्रकार से फॉलो करेंगे, तो वन बाय वन समझते आइए, बिल्कुल आसान है। अगर आप इन क्वेश्चन के वर्किंग रूल अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आपको याद हो जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्टेप ये है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, जिसको हमने बोला है डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एस प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू को निकाल लेंगे और हमें लेना है जेड। तो डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू रूट क्यू हो जाएगा, और हमारे पास जेड इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट क्यू डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको याद होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स और डी टू जेड अपॉन डी एक्स का निकाल लेंगे और इसको पी वन क्यू वन और आर वन की फॉर्म में रख देंगे। तो पी वन मेरे पास क्या है, डी टू जेड अपॉन डी स्क्वायर पी डी जेड अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। क्यू मेरे पास है, क्यू वन मेरे पास है क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, और आर वन मेरे पास है आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, क्यू वन की वैल्यू हमेशा आपके पास कांस्टेंट ही निकल कर आएगी। क्या निकल के आएगी, कांस्टेंट ही निकल के आएगी। जबकि P1 की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, और कुछ भी वैल्यू भी आ सकती है।
ध्यान ये रखना है जो R1 हम निकालेंगे, अब R1 की वैल्यू हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वो Z की फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को X को हमने Z की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे इसको इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू को रखना है, रखने के बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है Z के लिए, Y के लिए इन टर्म्स ऑफ Z। जैसे हम Z में रखेंगे तो हमारे पास हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पर्पस ये होता है कि आपको यहाँ पर मैं टेक्निक भी बताऊं कि कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप मेरे आरजीपी के व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो आज उसका ग्रुप का नाम है आरजीपी मैथ्स डाउट्स एंड इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको M2 का फुल कोर्स चाहिए तो आप 599 में फुल कोर्स परचेस कर सकते हैं। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आप किसी और प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।